सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो है टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उत्तराखंड असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, तो उसके लिए जो है ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम इसमें न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यानी कि नव परंपरावादी मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के बारे में या सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, नव परंपरावादी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन अटेम्प्ट टू repudiate and modified Keynesian and monetarist view about the role of macroeconomic stabilization policy। नया शास्त्री या जो न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स था, ये स्थिरीकरण नीति की भूमिका के बारे में केन्सियन और मुद्रावादी विचारों को अस्वीकार करने और संशोधित करने का एक प्रयास है। और द केन्सियन एडवोकेटेड डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। केन्स का कहना था कि जो आपका डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी है वो फिजिकल और मॉनेटरी स्टेबलाइज है, और मॉनेटरी के द्वारा, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सकता है। एंड दे फेवर एक्टिव इंटरवेंशन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। केन्स का कहना था कि जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है इनका एक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए। दे डू नॉट रिगार्ड द टू पॉलिसीज एज कॉम्पिटिटिव बट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वे दोनों नीतियों को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं। केन्स जो है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि ये जो है एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंड बट दे डिपेंड मोर ऑन एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी। और जो केन्स हैं वो डिपेंड हैं आपके किस पे, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी पे, टू कंट्रोल रिसेशन विच थ्रेटन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन वे बढ़ती बेरोजगारी के लिए खतरा पैदा करने वाली मंदी को नियंत्रित करने के लिए, बढ़ती बेरोजगारी के लिए खतरा पैदा करने वाली मंदी को नियंत्रित करने के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति पर अधिक निर्भर है। एंड हाउएवर दे कंबाइन डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी विथ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल बूम एंड इन्फ्लेशन। हालांकि वे उछाल और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, वे जो है उछाल और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपस्फीति कारक और राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति के साथ जोड़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, मोनेटरिस्ट होल्ड दैट द इकोनॉमी इज बेसिकली स्टेबल एंड व्हेन disturbed by some change in basic conditions will quickly revert to its long run growth path। इसके विपरीत मुद्रावादी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था मूल रूप से स्थिर है, इकोनॉमी इज बेसिकली स्टेबल एंड व्हेन disturbed by some changes in basic condition will quickly revert to its long run growth path। जब बुनियादी परिस्थितियों में कुछ बदलाव से परेशान हो जाते हैं तो यह अपने लंबे समय तक चलने वाले विकास पथ पर वापस आ जाएगा। एंड अगला है आपका, दे आर हाईली क्रिटिकल और डिस्क्रिशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। वे विवेकाधीन राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के अत्यधिक आलोचक हैं। दे आर हाईली क्रिटिकल of discretionary fiscal and
monetary policies, and Friedman believes that fiscal policy does not have any potent influence on the economy except that it affect the behavior of money. फ्रीडमैन का मानना है कि राजकोषीय नीति का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. फ्रीडमैन believes that fiscal policy does not have any potent influence on the economy except that it affect the behavior of money, और यह जो है मुद्रा के व्यवहार को प्रभावित करती है. During the late 1970s, when there was debate between Keynesian and monetarist, the new classical macroeconomics emerged based on classical microeconomics. 1970 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान जब केन्जियन और मुद्रावादी के बीच बहस हुई और शास्त्रीय सूक्ष्म अर्थशास्त्र के आधार पर नए शास्त्रीय मैक्रोइकोनॉमिक्स का उदय हुआ. Based on classical microeconomics, and it was developed by Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barrow, and Neil Walsh, and Patrick Manford, etc. आपका जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इसको डेवलप किया था किसने? रॉबर्ट लुकास ने, थॉमस सर्जेंट ने, रॉबर्ट बैरो एंड नील वॉल्स एंड पैट्रिक मिनफोर्ड ने. उसके बाद अगला है द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स और हाइपोथेसिस. पहला है आपका मार्केट कंटिन्यूसली क्लियर, बाजार लगातार जो है आपका साफ है, मार्केट के हैं कंटिन्यूसली क्लियर है. एंड सेकंड है आपका रैशनल एक्सपेक्टेशंस, और सेकंड है आपका रैशनल एक्सपेक्टेशंस, मार्केट कंटिन्यूसली क्लियर हो गया, बाजार लगातार साफ है. दूसरा रैशनल एक्सपेक्टेशन. तीसरा एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस, सकल आपूर्ति परिकल्पना. द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल और हाइपोथेसिस. द हाइपोथेसिस 1 and 3 are classical, but their analysis is new. The second hypothesis on rational expectation is totally new. परिकल्पना 1 और 3 शास्त्रीय हैं, लेकिन उनका विश्लेषण नया है. तर्कसंगत अपेक्षाओं पर दूसरी परिकल्पना बिल्कुल नई है. आपका पहला है मार्केट कंटिन्यूसली क्लियर, यानी कि बाजार लगातार साफ है. The new classical economists assume that all market continuously clear in the economy. आपका न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम करके चलते हैं कि ऑल मार्केट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्लियर है इन द इकोनॉमी. प्राइस एंड वेजेस एडजस्ट इंस्टेंटली टू क्लियर मार्केट. कीमतें और मजदूरी जो है तुरंत समायोजित कर लेते हैं बाजार को. द इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम बोथ इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन वेयर ऑल मार्केट क्लियर. द इकोनॉमी इज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम बोथ इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन वेयर ऑल मार्केट क्लियर होते हैं. द न्यू क्लासिकल डिफर फ्रॉम केन्जियन एंड मोनेटरिस्ट ओवर मार्केट क्लियरिंग. बाजार समाशोधन पर केन्जियन और मुद्रावादियों से नया शास्त्र भिन्न है. एंड अकॉर्डिंग टू केन्जियंस मार्केट में नॉट क्लियर ड्यू टू स्लो प्राइस एडजस्टमेंट. केन्स का कहना है के अनुसार धीमे मूल्य समायोजन के कारण बाजार स्पष्ट नहीं हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू केन्जियंस मार्केट में नॉट क्लियर ड्यू टू स्लो प्राइस एडजस्टमेंट. एंड सो द इकोनॉमी में रिमेन इन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. तो अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में रह सकती है. सो द इकोनॉमी में रिमेन इन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम्स. एंड नेक्स्ट है आपका मोनेटरिस्ट अज्यूम दैट मार्केट हैव ए टेंडेंसी टू क्लियर प्राइस एंड वेज आर फेयरली फ्लेक्सिबल. मुद्रावादियों का कहना है
कि बाजार साफ होने की प्रवृत्ति होती है और जो आपका वेजेस एंड प्राइसेस होते हैं, मजदूरी और कीमतें होती है, वो काफ़ी लचीली होती हैं। Therefore, the economy may be in disequilibrium temporarily in the short run and attain equilibrium in the long run. इसलिए अर्थव्यवस्था अल्पावधि में अस्थायी रूप से असंतुलन में हो सकती है और लंबे समय में संतुलन प्राप्ति कर सकती है। The new classical assume that market clear instantly and there is no disequilibrium even in the short run. नया शास्त्री यह मानता है कि बाजार तुरंत साफ हो जाते हैं एंड शॉर्ट रन में कोई भी असमानता नहीं होती है। Since price and wage adjustment are almost instantaneous, all unemployment is equilibrium unemployment. क्योंकि मूल्य और मजदूरी समायोजन लगभग तात्कालिक है, सभी बेरोजगारी संतुलन बेरोजगारी है। ऑल अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर employment equilibrium refers to a situation when equilibrium is attained, aggregate demand is equal to aggregate supply below full employment level or when resources are not fully employed. बेरोजगारी संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब संतुलन प्राप्त किया जाता है, यानी कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर के नीचे कुल आपूर्ति के बराबर होती है या जब संसाधन पूरी तरह से नियोजित नहीं होते हैं। Whatever level of unemployment is found in the economy, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का जो भी स्तर पाया जाता है वह बेरोजगारी की स्वाभाविक दर या स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। It is the natural rate of unemployment or voluntary unemployment. Explain the new classical labor market equilibrium. नए शास्त्रीय श्रम बाजार संतुलन की व्याख्या करते हैं जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। जैसे आपका एक्स एक्स पे जो है आपका लेबर को शो किया गया है और वाई एक्स पे जो है आपका वेज रेट को शो किया गया है। ये जो है आपका डिमांड कर्व हो गया, ये जो है आपका सप्लाई कर्व हो गया और यहाँ पे ई पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। Where supply of labor is the labor supply which curve which is vertical और inelastic, यानी कि ये जो है आपका वर्टिकल है सप्लाई कर्व और इनइलास्टिक है और डिमांड कर्व जो है आपका क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। And ONT labor force when wage rate are above the competitive labor. DDL is the labor demand curve. ONT is the total labor force in the economy. ONT total labor force को दर्शाता है कि मार्केट में कितना लेबर फोर्स है। The two curve intersect at E, which is the market clearing equilibrium point where when workers are willing to work at the market wage rate OW. This is the full employment equilibrium. यह जो है आपका full employment equilibrium है and but NNT equal to EW. Workers out of the total labor force ONT are not prepared to work at the market wage rate OW and they are voluntarily unemployed. They may prefer a higher wage than the equilibrium rate or leisure or other activity etc. to work. Explain the new classical labor market equilibrium. नए शास्त्रीय बाजार श्रम बाजार संतुलन की व्याख्या करते हैं, जो कि हमने जान लिया है डायग्राम के माध्यम से। एंड नेक्स्ट है आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस या रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स
इज द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। ये जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है नए शास्त्रीय मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक तर्कसंगत उम्मीदों की परिकल्पना है। एक जो है क्या है, तर्कसंगत उम्मीदों की परिकल्पना है। दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड द रेटेक्स हाइपोथेसिस। और जो आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है इसको जो है रेटेक्स परिकल्पना भी कहा जाता है। द रेटेक्स हाइपोथेसिस होल्ड्स दैट इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल, फर्म एक्सेट्रा। रेटेक्स परिकल्पना यह मानती है कि आर्थिक एजेंट में जो है जैसे आपका इंडिविजुअल आएगा, व्यक्ति आएगा, फर्म आएगा, एक्सेट्रा, फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक प्राइस, इनकम, एक्सेट्रा बाय यूजिंग ऑल द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। रेटेक्स परिकल्पना यह मानती है कि आर्थिक एजेंट, व्यक्ति, फर्म आदि उनके लिए उपलब्ध सभी आर्थिक सूचनाओं का उपयोग करके आर्थिक चर जैसे कीमतें, आय आदि के भविष्य के मूल्य की अपेक्षा बनाते हैं, मूल्य की अपेक्षाएं बनाते हैं। द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज रेटेक्स टू एक्सप्लेन द फ्लिप्स कर्व इन द इन्फ्लेशन थ्योरी। जो आपका न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र हैं, मुद्रास्फीति सिद्धांत में फ्लिप्स वक्र की व्याख्या करने के लिए रेटेक्स का उपयोग करते हैं। द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज रेटेक्स टू एक्सप्लेन द फ्लिप्स कर्व इन द इन्फ्लेशन थ्योरी and according to them rational expectations are not based on past rate of inflation but on the current states of the economy and policies being followed by the government। उनके अनुसार जो तर्कसंगत अपेक्षाएं हैं मुद्रास्फीति की पिछली दरों पर आधारित नहीं है। रैशनल एक्सपेक्टेशन का कहना है कि जो आपका मुद्रास्फीति है वो पिछली दरों पर नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू द रैशनल एक्सपेक्टेशन आर नॉट बेस्ड ऑन पास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन बट ऑन द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। एंड अगला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सच करंट इंफॉर्मेशन वर्कर्स, फर्म and government predict the rate of information। On the basis of such current information workers, firm and government predict the rate of information। and next है आपका thus there is no possibility for the actual rate of unemployment। यहाँ पे कोई जो है possibility नहीं for the actual rate of unemployment to differ from the expected rate। इस प्रकार बेरोजगारी की वास्तविक दर की अपेक्षित दर से भिन्न होने की कोई संभावना नहीं है। When people act rationally, people जो है एक्ट करता है rationally, they know that past increase in prices and the rate of change in prices should be very equal proportional change in the quantity of money। जब लोग तर्कसंगत रूप से कार्य करते हैं तो वे जानते हैं कि कीमतों में पिछली वृद्धि और कीमतों में परिवर्तन की दर धन की मात्रा में समान अनुपात में भिन्न होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका व्हेन पीपल एक्ट ऑन द नॉलेज इट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आइदर इन द शॉर्ट रन इन द लॉन्ग रन। जब लोग इस ज्ञान पर कार्य करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में शॉर्ट रन, अल्पावधि और दीर्घावधि में कोई समझौता नहीं होता है। एंड द न्यू क्लासिकल फ्लिप्स कर्व इज वर्टिकल एट द इक्विलिब्रियम और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नया शास्त्रीय फ्लिप्स वक्र जो है वो संतुलन या बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर लंबवत हो जाता है। The new classical shortened vertical Phillips curve is shown in diagram as PC at the natural unemployment rate UN। PC आपका जो है क्या है क्लासिकल shortened vertical Phillips curve है is shown in diagram as PC at the natural unemployment rate।
If people under predict the rate of inflation, expected inflation rate is less than the actual rate, they will believe that aggregate demand has increased. If people जो है under predict the rate of inflation, expected inflation rate is less than the actual rate, they will believe that aggregate demand has increased. This shifts the short run flips curve PC to the left as PC1, because unemployment temporarily falls to UN below the natural rate UN. As a result, output and employment rises. As a result, output and employment वो जो है क्या करते हैं, rise करते हैं. If on the other hand, people over predict the rate of inflation, expected inflation rate is more than their actual rate, they will believe that aggregate demand has fallen and output and employment fall. वो जो है बिलीव करते हैं कि दैट एग्रीगेट जो डिमांड होता है वो फॉल करेगा एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फॉल. एंड दिस शिफ्ट द शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व PC टू द राइट एज PC2, और जो ये है जो फ्लिप्स कर्व है PC2 की ओर शिफ्ट करेगा, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी राइज टू U2. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्परेरी राइज करता है U2 अबव द नेचुरल रेट UN. U2 में शिफ्ट करते हैं एंड बट द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व ऑन द एवरेज विल बी PC एट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट UN. The new classical economist also explain the downward sloping short run flips curve. और आपका जो न्यू क्लासिकल में इकोनॉमिस्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फ्लिप्स कर्व सेफ इज, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व देख सकते हैं डायग्राम में. और सच ए कर्व अराइज व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू करेक्टली प्रेडिक्ट अबाउट रियल वेज. ऐसा वक्त तब होता है जब लोग वास्तविक मजदूरी के बारे में सही भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होते हैं. एंड द न्यू क्लासिकल फ्लिप्स कर्व इज वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. न्यू क्लासिकल फ्लिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल होगा एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज द ट्रू फ्लिप्स कर्व. यह जो है फ्लिप्स वक्त सच्चा है. एंड टू एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप्स कर्व, एक्सप्लेन करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप्स कर्व कॉल्ड द अपरेंट फ्लिप्स कर्व, जो आपका बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर नया शास्त्रीय फ्लिप्स वक्र लंबवत होता है. और ये नीचे की ओर झुके हुए फ्लिप्स वक्र की व्याख्या करने के लिए जिस स्पष्ट फ्लिप्स वक्र कहा जाता है, जिसे स्पष्ट फ्लिप्स वक्र कहा जाता है. हम PC वक्र पर बिंदु A से शुरू करते हैं, जो बेरोजगारी दर 3% होती है जहाँ पे, और मुद्रास्फीति की दर जो है आपका कितनी होती है 4% के बराबर होती है. टू एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप्स कर्व कॉल्ड द अपरेंट फ्लिप्स कर्व, we start at point A on the PC curve when the unemployment rate is 3% and the inflation rate is 4%. In order to reduce unemployment, अब जब जो है order to reduce किया जाता है unemployment को, the monetary authority unexpected increase the money supply to stimulate the economy. बेरोजगारी को कम करने के लिए मौद्रिक प्राधिकरण प्रत्याशित रूप से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रेटेक्स हाइपोथेसिस फर्म, आपका रेटेक्स परिकल्पना के अनुसार फर्म को हैव बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस इन देयर ओवन इंडस्ट्री देन अबाउट द जनरल लेवल ऑफ प्राइस. रेटेक्स परिकल्पना के अनुसार जो है फर्म को कीमतों के सामान्य स्तर की तुलना में अपने उद्योग में कीमतों के बारे में बेहतर जानकारी होती है. अकॉर्डिंग टू द रेटेक्स हाइपोथेसिस,
firm have better information about prices in their own industry than about the general level of prices, and they mistakenly think that the increase in prices is due to the increase in demand for their product. As a result, they employ more workers in order to increase output. Unemployment fall to 2%. वे सोचते हैं गलती से कि कीमतों में वृद्धि उनके उत्पादन की मांग में वृद्धि के कारण है, और उसका नतीजन क्या निकलता है कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक श्रमिक को रोजगार देते हैं और बेरोजगारी 2% तक गिर जाती है। वेज राइजेस as the demand for labor increase, and workers think that the increase in money wage is an increase in real wage when the inflation rate rise to 6%। जब वेजेस को वो राइज करते हैं एज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, तो वेज के राइज होने से डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होता है, एंड वर्कर थिंक दैट द इंक्रीज इन मनी वेज इज एन इंक्रीज इन रियल वेज व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज राइज टू 6%, एंड thus the economy moves upward from point A to B। तो इस केस में जो है इकोनॉमी अपवर्ड करती है A to B की तरफ। But soon worker and firms find that the increase in prices and wages is prevalent in most industries। लेकिन जल्दी ही श्रमिकों और फर्मों ने पाया कि अधिकांश उद्योगों में कीमतों और मजदूरी में वृद्धि प्रचलित है। But soon worker and firms find that increase in prices and wages is prevalent in most industries। Firms find that their costs have increased, worker realize that their real wage have fallen due to the rise in inflation rate to 6%, and they press for increase in wages, but firm do not employ more workers। लेकिन फर्म अधिक श्रमिकों को नियुक्ति नहीं करती है। So the economy moves from point B to A। तो उस केस में फिर इकोनॉमी जो है आपका मूव करती है B to A, which is the actual position of the short run Phillips curve। तो अर्थव्यवस्था बिंदु B से A तक जाती है, जो कि जो है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की वास्तविक स्थिति है। एंड आउटपुट फॉल एज फर्म बिलीव, आउटपुट जो है फॉल करता है एज फर्म बिलीव दैट द रिलेटिव प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट हैव फॉलन। आउटपुट जो है गिरता है क्योंकि फर्मों का जो मानना है कि उनके उत्पादन की सापेक्ष कीमतें गिर गई हैं। आउटपुट fall as firm believe that the relative prices of their product have fallen, and with fall in employment and output, the economy moves from point A to C due to an unanticipated fall in wage and prices। Thus point BAC trace out of a downward sloping apparent short-run Phillips curve PC1 of the new classical macroeconomics, but the true short-run Phillips curve of the new classical is always vertical like the PC curve। आपका जो short-run Phillips curve होता है वो vertical होता है PC कर्व के समांतर। एंड अगला है आपका द लेबर मार्केट। वर्कर्स मेक डिसीजन अबाउट वर्क एंड लेजर इन द प्रेजेंट विद द फ्यूचर इन माइंड। श्रमिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में काम और अवकाश के बारे में निर्णय लेते हैं। वर्कर्स मेक डिसीजन अबाउट वर्क एंड लेजर इन द प्रेजेंट विद द फ्यूचर इन माइंड। दे ऑल्सो हैव सम आइडिया अबाउट द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड रियल वेज। उन्हें सामान्य या अपेक्षित वास्तविक वेतन के बारे में भी कुछ जानकारी होती है। इफ द करंट रियल वेज इज अबाउट द नॉर्मल रियल वेज, यदि वर्तमान वास्तविक मजदूरी जो है सामान्य वास्तविक मजदूरी से अधिक है, वर्कर्स विल हैव एन इंसेंटिव टू वर्क मोर इन द प्रेजेंट, टेक लेस लेजर इन ऑर्डर टू हैव मोर लेजर, वर्कर लेस इन द फ्यूचर व्हेन द रियल wage is expected to lower, vice versa।
यदि वर्तमान वास्तविक मजदूरी सामान्य वास्तविक मजदूर से अधिक होती है और तो श्रमिकों को वर्तमान में अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और कम अवकाश लें ताकि भविष्य में अधिक आराम कम हो सके जब वास्तविक मजदूरी कम होने की उम्मीद हो। इसके विपरीत से इफ द current real wage is above the normal real wage, worker will have an incentive to work more in the present, take less leisure in the order to have more leisure, work less in the future when the real wage is expected to be lower, vice versa. And this behavior of worker to substitute current leisure for future leisure and vice versa is known as इंटरटेम्पोरल सब्स्टिट्यूशन। श्रमिकों के वर्तमान अवकाश को भविष्य के अवकाश के स्थान पर और इसके विपरीत करने के इस व्यवहार को अंतःकालिक प्रतिस्थापन के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपका एक्स एक्स पे जो है नंबर ऑफ वर्कर को लिया गया है और वाई एक्स पे जो है आपका एक्स एक्स पे नंबर ऑफ वर्कर को लिया गया है और वाई एक्स पे रियल वेज रेट को लिया गया है। और आपका जो LRAS है इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को डिनोट करता है। ये वाला लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को डिनोट करता है और SRAS ये जो है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को दर्शाता है। और उसके बाद जो है AD इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD एग्रीगेट डिमांड कर्व को शो करता है। द लेबर मार्केट इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर द कर्व LRAS L SRAS L और एंड AD इंटरसेक्ट, यानी कि लेबर मार्केट इज इनिशियली इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पे आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर एंड शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट को मान के चलेंगे। सपोज द मॉनेटरी अथॉरिटी अनाउंसेस इट्स intention to increase the money supply. The monetary authority जो है announces its intention to increase the money supply. This will have the effect of increased aggregate demand. This shift rightward the aggregate demand curve to AD curve to AD1. Labor demand increase and higher real wage immediately on the basis of the expectation of rise in the price level. The short run aggregate supply of labor curve will shift upward to short run aggregate supply labor of 1. एंड नेक्स्ट है आपका पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि नए शास्त्रीय मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नीतिगत निहितार्थ। इसमें आता है आपका पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन, नीति अप्रभाविता प्रस्ताव। द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस होल्ड्स दैट विद रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेज मॉनेटरी पॉलिसीज, द नया शास्त्रीय व्यापक आर्थिक विश्लेषण यह मानता है कि जो आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन है, तर्कसंगत अपेक्षाएं हैं, लचीली कीमत है, फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं, मजदूरी के साथ होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। इफ एंटिसिपेटेड या अपेक्षित इन एडवांस विल हैव नो इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन, यदि अग्रिम रूप से प्रत्याशित अपेक्षित हों तो अल्पावधि में उत्पादन और रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज द पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजन, यह नीति की अप्रभाविता का प्रस्ताव है। एंड इट इज ओनली एन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई दैट विल अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यह केवल मुद्रा आपूर्ति में एक अप्रत्याशित वृद्धि है जो उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करेगी।
Conclusion: anticipated increase in the money supply has no effect on output, which proves the policy ineffectiveness. निष्कर्ष यह निकलता है कि मुद्रा आपूर्ति में प्रत्याशित वृद्धि का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो नीति को अप्रभावी साबित करता है. Conclusion: anticipated increase in the money supply has no effect on output, which prove that policy is ineffectiveness. And next है आपका importance of systematic monetary policy, व्यवस्थित मौद्रिक नीति का महत्व. According to the new classical analysis, anticipated changes in aggregate demand will have no effect on output and employment even in the short run by pursuing a systematic monetary policy. नए शास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार जो है एक व्यवस्थित मौद्रिक नीति का अनुसरण करके कुल मांग में प्रत्याशित परिवर्तन का उत्पादन और रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि अल्पावधि में भी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल एनालिसिस, एंटिसिपेटेड चेंज इन एग्रीगेट डिमांड विल have no effect on output and employment even in the short run by pursuing a systematic monetary policy. A systematic monetary policy is one which take into account any known rules. एक व्यवस्थित मौद्रिक नीति वह है जो किसी ज्ञात नियम को ध्यान में रखती है. Such a policy can be fully predicted by the private sector before the monetary authority actually acts upon it. मौद्रिक प्राधिकरण वास्तव में इस पर कार्य करने से पहले निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी नीति की पूरी तरह से भविष्यवाणी की जा सकती है. एंड फर्दर द न्यू क्लासिस्ट argue that non-systematic or discretionary anticipated monetary policy will only bring changes in output and employment around their natural level. इसके अलावा नए क्लासिकिस्टों का तर्क है कि गैर व्यवस्थित या विवेकाधीन या अप्रत्याशित मौद्रिक नीति केवल उनके प्राकृतिक स्तरों के आसपास उत्पादन और रोजगार में बदलाव लाएगी. उसके बाद अगला है आपका द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत. इंट्रोडक्शन. द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी हैज बीन इन्वॉल्व आउट ऑफ द अमेरिका न्यू स्कूल ऑफ 1980s. वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत 1980 के दशक के अमेरिकी नए क्लासिकल स्कूल से विकसित किए गए हैं. इट इज़ द आउटकम ऑफ रिसर्च मेनली बाई Kydland, Prescott, Barrow, and King, Long, and Plauser, and Prescott, later Plauser, Summers, Mankiw, and many other economists give their view of the real business cycle. यह मुख्य रूप से Kydland हो गया, Prescott हो गया, Barrow and King हो गया, Long and Plauser हो गया, Prescott द्वारा किए गए शोध का परिणाम है. एंड बाद में प्लेसर, समर्स, मैनक्यू एंड कई अन्य शासकों ने वास्तविक व्यापार चक्रों के बारे में अपने विचार रखे. इट इज़ द आउटकम ऑफ रिसर्च मेनली बाई किटलैंड, प्रेस्कॉट, बैरो एंड किंग, लॉन्ग एंड प्लॉजर एंड प्रेस्कॉट, लेटर प्लॉजर, समर्स, मैनक्यू एंड मनी अदर इकोनॉमिस्ट गिव देयर व्यू ऑफ द रियल बिजनेस साइकिल. Their view mainly related to technology shocks, labor market, interest rate, role of money, fiscal policy, price and wages in business cycle. They are explained below. इनके विचार मुख्य रूप से तकनीकी झटके, श्रम बाजार, ब्याज दर, धन की भूमिका, राजकोषीय नीति, कीमतें और व्यापार चक्रों में मजदूरी से संबंधित उन्हें नीचे समझा गया है. एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, तकनीकी झटके की भूमिकाएं. द थ्योरी ऑफ रियल बिजनेस साइकिल एक्सप्लेन करता है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी. वास्तविक व्यापार चक्रों का सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर अल्पकालिक आर्थिक उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिजनेस साइकिल आर द नेचुरल एंड efficient response of the economy to economic environment. इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक वातावरण के लिए अर्थव्यवस्था की प्रकृति और कुशल प्रतिक्रिया व्यापार चक्र है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिजनेस साइकिल आर द
natural and efficient response of the economy to economic environment. They are primarily caused by real or supply side shocks that involve exogenous large random changes in technology। वे मुख्य रूप से वास्तविक या आपूर्ति पक्ष के झटकों के कारण होते हैं जिनमें औद्योगिकी में बहिर्जात बड़े यादृच्छिक परिवर्तन शामिल होते हैं। Assumption of the real business cycle theory is based on the following assumption। पहला है आपका there is single commodity in the economy। रियल बिजनेस साइकिल का कहना है थ्योरी का कि यहाँ पे जो इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी में सिंगल कमोडिटी है एंड प्राइस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल। कीमतों और मजदूरी जो है फ्लेक्सिबल हैं। और उसके बाद जो है मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल डू नॉट इन्फ्लुएंस रियल वेरिएबल सच एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो आपका मनी सप्लाई है वो प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस नहीं करती है जैसे कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। एंड फ्लैक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट आर वॉलंटरी। रोजगार में उतार चढ़ाव स्वैच्छिक हैं। पॉपुलेशन इज गिवन सो देयर इज फिक्स्ड लेबर फोर्स। जनसंख्या जो है दी गई है तो निश्चित श्रम शक्ति है। देयर आर रैशनल आइडेंटिकल इकोनॉमिक एजेंट इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में तर्क संगत समान आर्थिक एजेंट होते हैं। देयर आर रैशनल आइडेंटिकल इकोनॉमिक एजेंट इन द इकोनॉमी। एंड सेवंथ है दिस एजेंट्स मेक ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन। ये एजेंट जो है इस तरह निर्णय लेते हैं। एंड एट्थ है एवरीवन हैज़ द सेम प्रेफरेंस विच डिपेंड ओनली ऑन कंजम्पशन इन ईच ईयर। सभी प्रकार की प्राथमिकताएं समान होती हैं जो प्रत्येक वर्ष में केवल खपत पर निर्भर करती हैं। एवरीवन हैज़ द सेम प्रेफरेंस ऑफ विच डिपेंड मेनली ऑन कंजम्पशन इन ईच ईयर। एंड 9 है आपका मोर कंजम्पशन इज प्रेफर्ड टू लेस सो दैट द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन डिमिनिशेस। अधिक खपत को कम पसंद किया जाता है ताकि खपत से सीमांत उपयोगिता कम हो जाए। एंड नेक्स्ट है आपका द इकोनॉमी इज सब्जेक्ट टू इरेगुलर रैंडम रियल सप्लाई साइड शॉक। अर्थव्यवस्था अनियमित यादृच्छिक वास्तविक आपूर्ति पक्ष झटके के अधीन है। और अगला है आपका इट इज ए सिंगल सेक्टर इकोनॉमी। यह एक एकल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। और अगला जम्पशन है आपका देयर आर सब्सटेंशियल चेंज इन द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इफेक्ट द होल इकोनॉमी विच इज व्यू एज ए सिंगल सेक्टर। प्रौद्योगिकी दर में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं जिसे एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। 13 है देयर इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। उत्पादन प्रौद्योगिकी के पैमाने पर लगातार वापसी हो रही है। एंड 14 है आपका द इकोनॉमी इज इन स्टडी स्टेट। अर्थव्यवस्था जो है स्थिर स्थिति में होती है। उसके बाद अगला है आपका लेबर मार्केट। द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी एम्फेसिस दैट देयर इज इंटरटेम्पोरल सब्सटेंशन ऑफ लेबर इन द लेबर मार्केट। द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है एम्फेसिस करता है दैट देयर इज इंटरटेम्पोरल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर इन द लेबर मार्केट। When a technology advances lead to a boom, the marginal product of labor increase। जब एक तकनीकी प्रगति एक उछाल की ओर ले जाती है तो श्रम का सीमांत उत्पाद बढ़ जाता है। There is increase in employment and real wage। रोजगार और वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है। In response to a high real wage, workers reduce losses and vice versa। एक उच्च वास्तविक मजदूरी के जवाब में श्रमिक अवकाश कम करते हैं और इसके विपरीत। उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट ब्याज दर। द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द रोल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू ए टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत तकनीकी झटके के जवाब में वास्तविक ब्याज दर की भूमिका को भी ध्यान में रखता है। एंड द रियल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। वास्तविक ब्याज पूंजी के सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। एंड व्हेन ए फेवरेबल टेक्नोलॉजिकल चेंज, जब एक अनुकूल तकनीकी परिवर्तन एक उछाल की ओर आता है, चेंजेस लीड टू ए बूम
द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड द रियल इंटरेस्ट रेट राइज इन वाइस वर्सा। जब एक अनुकूल तकनीकी परिवर्तन एक उछाल की ओर जाता है तो पूंजी का सीमांत उत्पाद और वास्तविक ब्याज दर में वृद्धि होती है और इसके विपरीत भी होती है। एंड नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, मजदूरी और कीमतों का लचीलापन। द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी अज्यूम देन वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत मजदूरी की तुलना में मानता है और कीमतें लचीली होती हैं। द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी अज्यूम देन वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। ही एडजस्ट क्विकली टू क्लियर द मार्केट। वे बाजारों को साफ करने के लिए जल्दी से समायोजित हो जाते हैं। देयर आर नो मार्केट इम्परफेक्शन। बाजार की खामियां नहीं हैं। इट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट क्लियर द मार्केट हैंड and leads to an optimal allocation of resources in the economy. It is the invisible hand। ये जो है आपका क्या है, इनविजिबल हैंड है। जहाँ पे इनविजिबल हैंड का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दैट क्लियर द मार्केट एंड लीड्स टू एन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। एंड उसके बाद न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, धन की तटस्थता। मनी प्ले नो रोल इन द रियल बिजनेस साइकिल। वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत में मुद्रा की कोई भूमिका नहीं है। एंड मनी इज न्यूट्रल। मनी डज नॉट अफेक्ट सच रियल वेरिएबल एज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। पैसा तटस्थ है। पैसा रोजगार और उत्पादन जैसे वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करता है। द रोल ऑफ मनी इज टू डिटरमाइन द प्राइस लेवल। पैसे की भूमिका मूल्य स्तर निर्धारित करना है। द मनी सप्लाई इज एंडोजीनियस इन द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति अंतर्जात है। द मनी सप्लाई इज एंडोजीनियस इन द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। इट इज फ्लैक्चुएशन इन आउटपुट दैट कॉज फ्लैक्चुएशन इन द मनी सप्लाई। यह आउटपुट में उतार चढ़ाव और है जो मुद्रा आपूर्ति में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। इट इज फ्लैक्चुएशन इन आउटपुट दैट कॉज फ्लैक्चुएशन इन द मनी सप्लाई। एंड नेक्स्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी, जिसे जो है आपका राजकोषीय नीति कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी हैज़ लिटिल रोल टू प्ले इन द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। जो आपका फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत में राजकोषीय नीति की बहुत कम भूमिका होती है। सिंस द इनविजिबल हैंड गाइड्स द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड। जो कि अदृश्य हाथ अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करता है, इसलिए सरकार की भूमिका सीमित होती है। इनफैक्ट बिजनेस साइकिल आर द नेचुरल एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द इकोनॉमी टू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टेक्नोलॉजी शॉक्स। वास्तव में जो व्यापार चक्र होते हैं वो अनुकूल और प्रतिकूल तकनीकी झटकों के लिए अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक और कुशल प्रतिक्रिया है। एंड ए फिस्कल पॉलिसी मेजर्स सच एज टैक्स ऑन इनकम विल एडवर्सली अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक राजकोषीय नीति उपाय जैसे आय पर कर उत्पादन और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स was conceived in the late 1970s, but several strands have evolved in New Keynesian macroeconomics theory model since the mid 1980s। 1970 के दशक के अंत में जो है जो न्यू केंजियन अर्थशास्त्र की कल्पना की गई थी, लेकिन 1980 के दशक के मध्य से नए केंजियन मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांतों या मॉडलों में कई किस्में विकसित हुई। जैसे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स में आपका स्टिकी नॉमिनल मनी वेज, नाम मात्रा की धन स्थिर मजदूरी। एंड सेकेंड है आपका स्टिकी नॉमिनल प्राइसेस, स्थिर नाम मात्रा की कीमतें। एंड थर्ड है आपका स्टिकी रियल वेजेस, स्थिर वास्तविक मजदूरी। एंड फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन फेलर, समन्वय की विफलता। स्टिकी नॉमिनल वेजेस, स्टिकी नॉमिनल प्राइसेस सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका स्टिकी रियल वेजेस, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन फेलर्स। पहला
स्टिकी नॉमिनल वेजेस, स्थिर नाममात्रा मजदूरी। इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। श्रम बाजार के शास्त्रीय सिद्धांत में जो है अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है और कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए कट इन मनी वेजेस कैन अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के मामले में पैसे की मजदूरी में कटौती से पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सकता है। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए कट इन मनी वेजेस कैन अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। इन द केन्जियन थ्योरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट which can be removed by cut in real wage by increased aggregate demand, output and employment। केन्जियन सिद्धांत में जो है आपका अनैच्छिक बेरोजगारी मौजूद है, जिसे कुल मांग, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करके वास्तविक मजदूरी में कटौती से हटाया जा सकता है। एंड केन्स हेल्ड दैट मनी वेज आर स्टिकी। केन्स का कहना है कि जो आपका मनी वेज होता है वो स्टिकी होता है, यानी स्थिर होती है। And new Keynesian economists have developed the new Keynesian theory of the labor market based on nominal wage stickiness। नए केन्जियन अर्थशास्त्रियों ने नाम मात्रा मजदूरी स्थिरता के आधार पर श्रम बाजार का नया केन्जियन सिद्धांत विकसित किया है। न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड द न्यू केन्जियन थ्योरी ऑफ द लेबर मार्केट बेस्ड ऑन द नॉमिनल वेजेस स्टिकीनेस। एंड नेक्स्ट है आपका अजम्पशन। This theory is based on the following assumption: nominal wages are sticky in the labor market। श्रम बाजार में नाम मात्रा की मजदूरी स्थिर है। There are set on the basis of contracts for a stipulated period। वे एक निर्धारित अवधि के लिए अनुबंधों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। They are set to make the expected quantity of labor। वे श्रम की अपेक्षित मात्रा बनाने के लिए तैयार हैं। एंड फोर्थ है आपका ट्रेड यूनियंस एंड फर्म्स फॉर्म ए रैशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ट्रेड यूनियन और फर्म भविष्य की मांग और श्रम की आपूर्ति की एक तर्कसंगत अपेक्षा बनाते हैं। द ट्रेड यूनियन एंड फर्म्स फॉर्म a rational expectation of future demand and supply of labors। एंड फिफ्थ हो गया फर्म डिटरमाइन द एम्प्लॉयमेंट लेवल। और जो फर्म होता है वो डिटरमाइन करता है रोजगार का स्तर को। एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल डिमांड फॉर लेबर। जो रोजगार का स्तर है श्रम की वास्तविक मांग से निर्धारित होता है। उसके बाद अगला है आपका मैन्क्यू स्टिकी प्राइस मॉडल, मेन्यू कॉस्ट। The classical and new classical macroeconomy microeconomics theories are based on the assumption of flexibility of prices, where prices clear market by adjusting demand and supply quickly। The classical and new classical microeconomic theories are based on the assumption of flexibility of prices, where prices clear market by adjusting demand and supply quickly। New Keynesian economists on the other hand believe in the stickiness of prices in the short run। दूसरी ओर न्यू केन्जियन अर्थशास्त्री अल्पावधि में कीमतों की स्थिर हट में विश्वास करते हैं। एंड मार्केट डू नॉट क्लियर क्विकली बिकॉज एडजस्टिंग प्राइस इज कॉस्टली। बाजार जल्दी साफ नहीं होते क्योंकि कीमतों को समायोजित करना महंगा होता है। Frequently adjusting price of their goods involve cost to firms। अपने माल की कीमतों को बार बार समायोजित करने में फर्मों की लागत शामिल होती है। द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग प्राइस आर कॉल्ड एज द मेन्यू कॉस्ट। कीमतों को समायोजित करने की लागत को मेन्यू लागत कहा जाता है। तो आपका जो मैन्की स्टिकी प्राइस मॉडल है उसको जाना जाता है मेन्यू कॉस्ट के नाम से। और ये जो क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ये जो बेस्ड थे आपका किस पे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस पे, एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग प्राइस आर कॉल्ड द मेन्यू कॉस्ट। चेंजिंग prices require the uses of resources by a firm।
It has to print new prices, list menu, catalogs, and other printed materials. A hotel and a restaurant have to reprint its menu with new prices. एक होटल हो गया, एक रेस्टोरेंट को अपने मेनू को मेनू के नए मूल्यों को साथ पुनर्मुद्रित करना होगा. एंड मीटिंग, फोन कॉल्स एंड ट्रिप्स बाय रिप्रेजेंटेटिव of a firm to renegotiate with supplier all fall under the category of menu cost. आपूर्तिकर्ताओं के साथ फिर से बातचीत करने के लिए एक फर्म के प्रतिनिधित्व द्वारा बैठकों, फोन कॉलों और यात्राएं सभी मेनू लागत की श्रेणी में आती हैं. उसके बाद अजम्पशन है, द स्टिकी नॉमिनल प्राइस एनालिसिस ऑफ मेन्यू कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन. There is an imperfect competitive market which consists of a number of monopolistic competitive firms. एक अपूर्ण प्रतिस्पर्धा रूप से प्रतिस्पर्धा बाजार है जिसमें कई एकाधिकार प्रतिस्पर्धी फर्में शामिल हैं. एंड सेकेंड है आपका फर्म प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज फॉर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट. फर्म जो है आपका मानकीकृत या विभेदित उत्पादों का उत्पादन करती हैं. एंड फर्म आर प्राइस मेकर हैविंग सम कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. फर्म अपने उत्पादों की कीमतों पर कुछ नियंत्रण रखने वाले मूल्य निर्माता हैं. एंड प्राइस एडजस्टमेंट इन्वॉल्व कॉस्ट फॉर फर्म. मूल्य समायोजन में फर्मों के लिए लागत शामिल हैं. द डिमांड कर्व आर लीनियर. मांग वक्र जो है आपका कैसे होते हैं, रैखिक होते हैं. द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल. जो सीमांत लागत वक्र है वो क्षैतिज होता है. क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन्यू कॉस्ट इज ए कॉन्सेप्ट यूज्ड इन. तो जो मेन्यू कॉस्ट है आपका ये यूज किया गया था आपका न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट के द्वारा. उसके बाद अगला है स्टिकी रियल वेज यानी स्थिर वास्तविक मजदूरी. In the new classical labor theory, labor market is cleared continuously at the market clearing real wage rate, but it does not explain involuntary unemployment. On the other hand, the new Keynesian theories focus on the real wage rigidity, where workers are not paid market clearing wage and involuntary unemployment exists even in the long run. जो आपका स्टिकी रियल वेज है, स्थिर वास्तविक मजदूरी है. नए शास्त्रीय श्रम सिद्धांत में बाजार समाशोधन वास्तविक मजदूरी दर पर श्रम बाजार को लगातार साफ किया जाता है, लेकिन यह अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या नहीं करता है. इन द न्यू क्लासिकल लेबर थ्योरी, लेबर मार्केट इज क्लियर कंटिन्यूसली एट द मार्केट क्लियरिंग रियल वेज रेट, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ऑन द अदर हैंड, the new Keynesian theory focus on the real wage rigidity, where workers are not paid market clearing wage and involuntary unemployment exists in the long run. There are four main approaches to real wage rigidities. They are वास्तविक वेतन कठोरता के चार मुख्य दृष्टिकोण हैं. वे हैं आपका पहला एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मॉडल, असममित सूचना मॉडल जिसे कहा जाता है. सेकंड होगा इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, निहित अनुबंध सिद्धांत. और इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी, अंदरूनी बाहरी सिद्धांत. और चौथा है आपका इफिशिएंसी वेज थ्योरी या दक्षता मजदूरी सिद्धांत. अगला है आपका कोऑर्डिनेशन फेलियर, समन्वय विफलता जिसे कहते हैं. कोऑपर एंड जॉन सो दैट स्पिल ओवर एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटरिटीज लीड टू कोऑर्डिनेशन फेलियर. कूपर और जॉन दिखाते हैं कि स्पिल ओवर और रणनीतिक संपूरकताओं के कारण समन्वय विफल हो जाता है. द टर्म स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटरिटीज represents a situation in which the optimal decision of one firm is positively depend on the decision of the other firms. रणनीतिक संपूरकता शब्द एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक फर्म का इष्टतम निर्णय दूसरी फर्म के निर्णय पर सकारात्मक रूप से निर्भर होता है. एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटरिटी आज ए नेसेसरी condition for certain kinds of multiple equilibrium.
that lead to coordinates failure and to aggregate fluctuation। सामरिक संप्रभुताएं कुछ प्रकार के बहुत संतुलन के लिए एक आवश्यक शर्तें हैं जो समन्वय विफलता और समग्र उतार चढ़ाव की ओर ले जाती हैं। एंड coordination failures arise when firm and unions try to fix prices and wages to anticipate the action of other price and wages setters। समन्वय विफलता तब उत्पन्न होती है जब फर्म और यूनियन अन्य मूल्य और मजदूरी निर्धारकों के कार्यों की आशा करने के लिए कीमतें और मजदूरी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। If there is a change in nominal demand, no firm will have an incentive to change its price exactly in the same proportion unless it believes that other firm will do so immediately। Suppose there are two firms A and B producing potentially related goods whose demand fall. Each firm has to decide how much price it should cut so as to maximize its profit। The decision to cut its price and profit more would depend on the decision made by the other firm, but the price strategy chosen by one firm is not known to the other firm। This is the duopoly game where each firm has the option of earning more profit or less profit by a price cut or no price cut when demand fall or and a recession starts। टेबल 1, ये जो टेबल 1 है ये शो करता है द स्ट्रेटेजी फॉलो बाय द ईच फर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट व्हेन इट एक्सपेक्टेड द अदर टू मेक अ मूव अबाउट द प्राइस। इफ बोथ फर्म डू नॉट कट देयर प्राइसेस इन द फेस ऑफ रिड्यूस्ड डिमांड, ईच मेक अ प्रॉफिट ऑफ $20 million and recession starts। If both firms cut their prices, each earn a high profit of $50 million and the recession is averted। But if firm A cut its price, जब जो फर्म A है वो कट करता है its price, it earn a low profit of $10 million and it if firm B does not cut its price, it earn a high profit of $20 million। In this situation, by cutting its price, firm A has improved the position of firm B, which can avoid a recession and earn a high profit। Now suppose if firm A expects the firm B will cut its price, it will also cut its price and both will earn the highest profit of $50। Both are able to avert the recession। But if each firm accepts the other to maintain the same price, each will earn $20 million, the recession will continue। All these situations lead to multiple equilibrium। However, the last outcome when each firm earns $20 million is due to coordination failure। थैंक यू। आई होप ये जो लेक्चर है आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसका कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो जो है पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।